ओके बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, इकोनॉमिक टेरिटरी, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ग्रॉस एंड नेट में क्या डिफरेंसेस है। तो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 और पार्ट 2, क्योंकि गाइस हम लोग ऑलरेडी जो है पार्ट 1 को डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखें तो पहले आप उसे कवर कर लेना, फिर उसके बाद आज वाले वीडियोस पे आना। और गाइस ये जो पीडीएफ है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप वहां से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस हम लोग बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहला टॉपिक है कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंसेस है। गाइस डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन बाउंड्री, विद इन बाउंड्री। लेट सपोज कि ये कोई कंट्री है, ये कोई कंट्री है, तो यहां पे कोई भी हो सकता है, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो। ध्यान से सुनना, एक कंट्री के अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम की जाती है, फैक्टर इनकम का मतलब होता है कमाया हुआ इनकम। कमाया हुआ इनकम जैसे आपका वेज हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट हो गया। मैटर ये नहीं करता है कि उसको कौन जनरेट कर रहा है, चाहे वो इंडिया का भी हो सकता है या फिर फॉरेन का भी आके जो है यहाँ पे वो कमा सकता है। तो जस्ट उसके वेज को ऐड कर दो, रेंट को ऐड कर दो, इंटरेस्ट को ऐड कर दो और प्रॉफिट को ऐड कर दो, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। और गाइस याद रखना, न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा कि फाइंड आउट द डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का दूसरा नाम होता है एनडीपी एट एफसी। ओके, एनडीपी एट एफसी। तो एक लाइन में आप बोल सकते हो कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब है कि एक बाउंड्री के अंदर जो भी फैक्टर इनकम की जाती है, जब हम उस फैक्टर इनकम को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डोमेस्टिक इनकम। बट ये मैटर नहीं है कि उसको कौन जनरेट कर रहा है, चाहे वो इंडिया का भी हो सकता है या फिर कोई फॉरेन का आके यहाँ पे काम करके वो जो है जनरेट कर सकते हैं, तो वो भी ऐड होगा डोमेस्टिक इनकम में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होता है, सेम चीज सम टोटल फैक्टर इनकम इन टर्म्स ऑफ वेज हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, बट जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट, मैंने बताया था कल वाले वीडियोस पे कि नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए 2 कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ता है। अगर वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हम बोल सकते हैं कि वो हमारा जो है नॉर्मल रेसिडेंट है। तो सेम चीज जब हम फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं, फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं हमारे नॉर्मल रेसिडेंट का मैटर ये नहीं करता है कि उसको, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड, चाहे वो इंडिया में भी जनरेट हो सकता है या फिर फॉरेन में भी जनरेट हो सकता है, बट अगर वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट है तो वो भी ऐड होगा, तो ये डिफरेंसेस होता है हमारे नेशनल इनकम का। और गाइस याद रखना कि नेशनल इनकम का दूसरा नाम क्या है, एनएनपी एट एफसी। तो क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाएगा फाइंड आउट द नेशनल इनकम, तो समझ जाना कि हमें क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी। ओके, तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा देना चाहता हूं कि डोमेस्टिक इनकम मतलब हो गया कि विद इन बाउंड्री। मैटर ये नहीं कर रहा है कि उसको कौन जनरेट कर रहा है, कोई भी जनरेट कर सकता है, बट अगर उस बाउंड्री के अंदर में है, ठीक है, ध्यान से सुनना, उस बाउंड्री के अंदर में जो भी लोग हैं, चाहे वो इंडिया का हो, फॉरेन का हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किसी का भी हो, अगर वो जनरेट कर रहा है, जब उसके हम फैक्टर इनकम को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डोमेस्टिक इनकम। बट नेशनल इनकम में क्या कंडीशंस है कि ओनली नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। नॉर्मल रेसिडेंट के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला कि वो हमारे रिसाइडिंग, मतलब यहाँ पे जो 1 साल या 1 साल से ज्यादा अगर रह रहा है, प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अगर इधर ही है, तो वो हमारा क्या होता है, आपका नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट होनी चाहिए, ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट होनी चाहिए, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड। तो ये डिफरेंसेस होता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। तो नेशनल इनकम का मतलब ओनली आपको फोकस करना है नॉर्मल रेसिडेंट पे, कि नॉर्मल रेसिडेंट हमारे कहाँ कहाँ है, चाहे वो यूएस में हो सकता है, कनाडा में हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो जब उसके फैक्टर इनकम को हम ऐड कर देंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। ओके, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने डिफाइन किया कि इकोनॉमिक टेरिटरी बेसिकली एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है administered by the government within which person, goods and capital
सर्कुलेट्स फ्रीली। तो ध्यान से सुनना, एक ज्योग्राफिकल एरिया जो इसको कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है। जहां पे गुड्स पर्सन्स और कैपिटल जो है फ्रीली मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, देन हम इसे कहेंगे कि ये हमारा क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी है, इकोनॉमिक टेरिटरी। बट इकोनॉमिक टेरिटरी जो ना एक काफी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जहां पे कि काफी सारी चीजें यहाँ पे आता है। पहला चीज जो आपका आएगा, जैसे इंटरनेशनल वाटर और द टेरिटोरियल वाटर भी आता है। फिर उसके बाद आता है शिप्स, एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी शिप्स है जो बाहर में जाके काम कर रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारी शिप चलेगी चाइना, तो वो भी हमारा ही इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा। सिमिलरली फिशिंग वेसल्स हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर। तो इंटरनेशनल वाटर में अगर हमारी कोई चीज अगर है वहां पे, तो वो भी हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में पार्ट होगा। फिर एम्बेसीज, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बेसीज हो गया, कंसल्टेंट हो गया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो गया ऑफ आवर कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। चाहे मिलिट्री हो गया, चाहे कोई भी कंसल्टेंट हो गया, या फिर हमारी एम्बेसीज अगर बाहर में है तो वो भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तो सिंपल लाइन में आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक टेरिटरी एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पे गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है ताकि गुड कैपिटल्स फ्रीली जो है मूव कर सके। बट उसमें और भी काफी सारी चीजें आती है, जैसे टेरिस्टेरियल वाटर हो गया या फिर इंटरनेशनल वाटर हो गया। उसके बाद हमारी एम्बेसीज हो गया जो लोकेटेड है बाहर में, वो भी हमारे जो है इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होता है। तो ये हमारा टॉपिक्स रहा है, सॉरी, दिस टॉपिक इज द इकोनॉमिक टेरिटरी। डन, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। The domestic territory of a country is understood to mean the political territory of a nation, but in economics, economic territory is a very broader than the political territory. तो इकोनॉमिक टेरिटरी काफी बड़ा है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ही हो, जैसे यहाँ पे कि इकोनॉमिक बाउंड्री है, यहाँ पे गुड्स पर्सन्स कैपिटल फ्रीली मूव कर रहा है, ऐसा ये तो है ही, प्लस उसके साथ ये सारी चीजें भी है। तो ये प्लस ये सब चीज इक्वल टू क्या बनता है? इकोनॉमिक टेरिटरी बनता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक टेरिटरी काफी बड़ा है, काफी वाइडर है एज कंपेयर टू द पॉलिटिकल टेरिटरी। क्योंकि पॉलिटिकल का मतलब होता है कि ओनली आप जो है उस डोमेस्टिक के अंदर में जो भी आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहे हो, बट इकोनॉमिक टेरिटरी काफी सारी चीज आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये चारों पॉइंट जो है आपका इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है। ओके, एक पिक्चर्स के थ्रू आप देख सकते हो हमारी एम्बेसीज, चाहे वो कनाडा में रहे, चाहे वो सऊदी में रहे, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहे, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। सिमिलरली हमारी शिप्स, हमारी जो प्लेन है, शिप्स है वगैरह, ये भी हमारा क्या इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, ये भी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है और ये भी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। ओके ओके, एक क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2024। स्टेटमेंट 1 है कि इकोनॉमिक टेरिटरी एंड द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ नेशन आर वन द सेम थिंग। नहीं, अभी मैंने बताया ना कि इकोनॉमिक टेरिटरी जो है काफी वाइडर टर्म है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 कि अमेरिकन एम्बेसीज इंडिया में है, इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नहीं भाई, वो उसका पार्ट है ना, इंडिया का क्यों पार्ट होगा, वो तो उसकी पार्ट है। तो ये भी हमारा गलत है। सो बोथ आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट 2। गाइस याद रखना कि एम्बेसीज, अगर हमारी एम्बेसीज कहीं पे भी है वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसीज इंडिया में है तो भाई वो उसका पार्ट होगा ना, हमारी पार्ट मतलब हमारा क्यों होगा वो। ओके, अब गाइज यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको कन्वर्जन बताऊंगा। ये कन्वर्जन बहुत ही हेल्पफुल होगा जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। तो पहला कन्वर्जन हम लोग देखेंगे कि डोमेस्टिक इनकम इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि अगर डोमेस्टिक गिवन है, ये आपका होता है गिवन, अगर डोमेस्टिक गिवन है आपको निकालना है नेशनल, तो आपको करना क्या है, प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो मैं इसको बताऊंगा, पहले आप इसको याद रखना
कि अगर डोमेस्टिक गिवन होता है और मुझे निकालना है नेशनल, तो हमें क्या करना है, प्लस NFIE करना है। सिमिलरली अगर नेशनल गिवन है और हमें निकालना है डोमेस्टिक, तो हमें करना क्या है, माइनस NFIE। और NFIE क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक एग्जांपल के थ्रू से इसको समझते हैं। लेट सपोज इंडिया ने कोई सामान को भेजा 100 रुपया का, और वहां से उन्होंने इंपोर्ट किया 80 रुपीज का, तो जो भेजा दैट इज कॉल्ड इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उसको कितना मिला, 100, 100। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, क्या नाम था इसका शॉर्ट फॉर्म में, फीपा, FIFA। ठीक है, मतलब हम कितना अपना सामान बेच के कितना हम कमा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस अब हम कितना सामान खरीद रहे हैं। तो जब आप खरीदोगे तो आप पेमेंट करना होगा, तो आप कितना पे कर रहे हो, सो पे कर रहे हैं 80, सो दैट इज कॉल्ड फीटा, FITA। तो याद रखना कि जो NFIE होता है वो क्या होता है, फीपा माइनस फीटा, तो ये रहेगा कन्वर्जन नंबर 1, ये रहेगा आपका कन्वर्जन नंबर 1। तो एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं, अगर डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल निकालना है तो प्लस NFIE। सिमिलरली अगर नेशनल गिवन है, डोमेस्टिक निकालना है तो हमें करना है माइनस NFIE। और NFIE क्या होता है, फीपा माइनस फीटा, मतलब मुझे कितना अपना सामान बेच के कितना मिला और मैंने कितना खरीदा, जो मैंने पेमेंट किया, सो दैट इज कॉल्ड फीटा। और एक चीज याद रखना, डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों सेम चीज होता है, नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट ये भी सेम चीज होता है। ठीक है, तो कई बार कंफ्यूजन के लिए आपको डाल देगा कि डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों सेम टर्म होता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंसेस है। कई बार जो है CBSE बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक इनकम एंड द नेशनल इनकम। तो गाइस, तो पहला डिफरेंस है ना, वो आपका आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग के बेसिस पे। तो मैंने बताया था कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी फैक्टर इनकम अर्न की जाती है, मैटर ये नहीं करता है कि उसको कौन जनरेट किया है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। बट नेशनल इनकम क्या था कि नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा अगर फैक्टर इनकम अर्न की जाती है, मैटर ये नहीं करता कि वो कहां पे जनरेट हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ नेशनल इनकम। सो मीनिंग के बेसिस पे आपका फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड आ गया आपका कि इट डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो याद रखना, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हो कि डोमेस्टिक क्या है, नेशनल इनकम माइनस NFIE, तो उसको हम लोग हटा रहे हैं ना, तो डोमेस्टिक से हम उसको हटा रहे हैं, तो इसीलिए वो ऐड नहीं होता है। बट यहाँ पे क्या है कि वो ऐड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेशनल में क्या है, डोमेस्टिक NFIE ऐड किया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐड है कि इट इंक्लूड्स। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंसेस है डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कन्वर्जन, और इस कन्वर्जन का नाम हम देंगे कन्वर्जन नंबर 2। कन्वर्जन नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस एंड नेट। तो याद रखना, अगर हमें निकालना है नेट NDP, ठीक है गाइस, यहाँ पे जो है ना, मैं इसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। तो अभी आप जैसे यहाँ पे D मतलब डोमेस्टिक, तो इसको आप भूल जाओ, अभी के लिए ये भूल जाओ, ठीक है, अभी के लिए आप ये भूल जाओ, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, इसको भी आप भूल जाओ। ठीक है, तो याद रखना कि अगर ग्रॉस गिवन है, अगर ग्रॉस गिवन है, हमें निकालना है नेट, तो हमें करना क्या है, माइनस डेप्रिसिएशन। सिमिलरली अगर नेट गिवन है और हमें निकालना है ग्रॉस, तो हमें क्या करना है, प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डेप्रिसिएशन क्या होता है, GDP माइनस NDP। एक बार मैं फिर से बोलूंगा कि अगर ग्रॉस गिवन है, जो भी राइट हैंड साइड में है ना, जैसे इधर ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज है वो, उसका मतलब है कि वो हमें निकालना है, और जो राइट हैंड साइड में है वो गिवन है। तो सेम चीज यहाँ पे ग्रॉस क्या है, गिवन है, और हमें निकालना क्या है, नेट।
तो जब भी ग्रॉस गिवन रहे और नेट निकालना है तो हमें करना क्या है, डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन। सिमिलरली नेट गिवन है, ग्रॉस निकालना है तो हमें क्या करना है, प्लस डेप्रिसिएशन। क्या करना है, प्लस डेप्रिसिएशन। अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डीपी मतलब, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट्स, तो सेम यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। तो एनडीपी क्या होता है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन। और इक्वेशन अगर आपको पता है तो जस्ट उसको इंटरचेंज कर लो, तो डेप्रिसिएशन आपको क्या आ जाएगा, जीडीपी माइनस एनडीपी, जीडीपी माइनस एनडीपी आ जाता है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन का 4 नेम होता है, 4 नाम है इसका। पहला है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दूसरा है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, फिर उसके बाद है कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस, फिर उसके बाद है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो न्यूमेरिकल्स में आपको डेप्रिसिएशंस गिवन नहीं रहेगा, उसके बदले आपको इन 4 में से किसी एक का नाम आपको गिवन रहेगा। तो इसीलिए इस चारों का नाम आपको जो पता होना चाहिए, जो कि न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा रहेगा कन्वर्जन नंबर 2, ग्रॉस इन टर्म्स ऑफ नेट। ग्रॉस गिवन है, नेट निकालना है माइनस डेप्रिसिएशन। नेट गिवन है, ग्रॉस निकालना है प्लस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, जीडीपी माइनस एनडीपी। और ये आपको चारों नेम याद रखना होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जीडीपी है, डेप्रिसिएशन है, हमें एनडीपी निकालना है। तो हमें पता था ना, हमें मालूम है कि, ब्लैक यूज कर लेता हूँ, हाँ, लेट सपोज हमें निकालना है नेट, ठीक है, एनडीपी। तो मैंने क्या बताया, एनडीपी इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी मतलब ग्रॉस। ग्रॉस गिवन है, नेट निकालना है, तो हमें क्या करना है, माइनस डेप्रिसिएशन करना है, ठीक है। तो जीडीपी कितना है, 2300 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, 300। तो आप यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कि हमारा क्या आ जाएगा, एनडीपी क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। एनडीपी क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। डन। सिमिलरली गाइस, ये 2 प्रॉब्लम्स है, आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द फार्मूला, इट इज बेस्ड ऑन द फार्मूला। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपको पूछता है कि फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन, बट बेस्ड ऑन दिस, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे आपको जो कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट, जो एसेट की जो वैल्यूज है वो आपको गिवन है 2000 करोड़। कितना गिवन है, 2000 करोड़। और एस्टिमेटेड लाइफ उसका गिवन है कि भाई वो 20 साल तक चल सकता है। और स्क्रैप वैल्यू जो है वो 0 है। तो आपको पूछा गया कि भाई डेप्रिसिएशन निकालना है। तो एक और फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन का। पहला फॉर्मूला तो मुझे मालूम है, पहला फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन का, जीडीपी माइनस एनडीपी, मतलब ग्रॉस माइनस नेट, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सेकंड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ एसेट वो क्या होता है, कैपिटल वैल्यू, मतलब कितना कैपिटल वैल्यू है, ओके, उस एसेट का माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड लाइफ। तो ये हमारा फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का। तो सिंपल गाइस, हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल वैल्यू कितना है, 2000 करोड़, 2000 माइनस स्क्रैप वैल्यू क्या है, 0 है, 0 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, 20 ईयर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हमारा कट जाएगा, तो 100। तो हमारा डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सिंपल गाइस, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आपको दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ताकि आप डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाओ। ओके, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। डन। नाउ come to the next problem. Okay, so the next problem is given. Guys, take a time, पहले खुद से यार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 0 लेवल क्वेश्चन। नाउ come to the next problem. Calculate the depreciation of the capital asset from the following data. तो हमें फार्मूला पता है ना, डेप्रिसिएशन क्या होता है, वैल्यू ऑफ द एसेट, वही वाला वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ टाइम, मतलब कितना टाइम तक वो चल रहा है। तो कैपिटल वैल्यू कितना है, 3500 माइनस
एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है, एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, एस्टिमेटेड लाइफ पे सॉरी स्क्रैप वैल्यू इज आपका 500 है, डिवाइडेड बाय लाइफ इज 20, कितना आएगा इसका 3000 डिवाइडेड बाय 20, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 150। ओके, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आएगा 150 आएगा। गाइस ये कंप्लीटली बेस्ड है इस फॉर्मूला पे, तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या होता है, डेप्रिसिएशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट्स, डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट। तो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, उसमें से आपको कोई एक वैल्यूज निकालना है, ठीक है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट में हम लोग जो है मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस इन टर्म्स ऑफ नेट, ओके, और नेशनल एंड डोमेस्टिक कन्वर्जन। तो आज मैंने 2 कन्वर्जन आपको बताया, और वो 2 कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है अगले फर्दर चैप्टर्स के लिए, जहाँ पे आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि गाइज बहुत मेहनत लगता है वीडियोस को बनाने के लिए। तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। ओके गाइज, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।